हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से जंतुओं में परिवहन से संबंधित जो टॉपिक है उसी को बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाइएगा कि जंतुओं में परिवहन से संबंधित ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि आप लोगों को पढ़नी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने इस चैनल पर पादपों में परिवहन से संबंधित कुल जितने सारे टॉपिक है उसे मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया है। अब मैं बाबू अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताऊंगा कि जंतुओं में परिवहन में भाग लेने वाले ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसे आप लोगों को पढ़नी है। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है जंतुओं का परिवहन तंत्र पौधों की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। बाबू, जंतुओं का जो परिवहन तंत्र है वो पौधों की अपेक्षा जटिल इसलिए होता है क्योंकि जंतुओं का जो शरीर होता है, जंतुओं के आंतरिक शरीर की जो बनावट होती है वो पादप जगत में आने वाले पेड़ पौधों के शरीर के आंतरिक बनावट से काफी भिन्न होती है। जंतुओं के आंतरिक शरीर में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र की जो व्यवस्था होती है वह पेड़ पौधों के आंतरिक शरीर में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र की व्यवस्था से काफी भिन्न होती है। इसलिए जंतु जगत में आने वाले समस्त कुल जितने सारे जीव प्राणी होते हैं उनके परिवहन तंत्र की जो व्यवस्था है वो काफी जटिल होती है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर जो परिवहन तंत्र की व्यवस्था है वह पादप जगत से जंतुओं का अलग क्यों है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि पादप जगत में आने वाले कुल जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, कुल जितने सारे वृक्ष होते हैं, उनके अंदर भोजन बनाने का समर्थ होता है। वह स्वयं से भोजन को निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो गुण है वह बिल्कुल भी जंतु जगत के किसी भी प्राणी में पाया नहीं जाता। कोई भी जंतु जगत का जो प्राणी है वो स्वयं से भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है, बल्कि यह दूसरे माध्यम से भोजन को प्राप्त करता है। दोस्तों, आप लोग किसी भी प्राणी को देख लीजिए जंतु जगत के, चाहे हम हो जाए, चाहे कोई जंतु हो जाए, चाहे कोई पक्षी हो जाए या कोई भी जीव जंतु हो जाए, वह अपना भोजन स्वयं से बिल्कुल भी निर्माण नहीं कर सकता है। यह केवल जो गुण है वो केवल और केवल पाया जाता है पादप जगत के पेड़ पौधों में ही। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि जब हम अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भोजन है वह हमें बाहर से ग्रहण करनी पड़ती है, यानी कि हमें दूसरे माध्यम से भोजन को प्राप्त करना पड़ता है। और जब हमें भोजन की प्राप्ति होती है तो उस भोजन को हमें शरीर में प्रवेश कराना होता है। लेकिन पादपों में क्या होता है कि उनके आंतरिक शरीर में ही भोजन का निर्माण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पादप जगत के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बाहर से भोजन को ग्रहण करते हैं, नहीं, उनके अंदर ही क्या होता है, उनके अंदर ही भोजन का निर्माण हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल भी भोजन का निर्माण नहीं होता। तो दोस्तों, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपके शरीर में कोई ऐसा द्वार चाहिए जिसके माध्यम से जो भोजन है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। तो बाबू, द्वार के रूप में ईश्वर ने आपके शरीर में मुख दिया है और उस मुख के माध्यम से ही जो भोजन है वह हमारे शरीर के आंतरिक भाग में प्रवेश कर पाता है। अर्थात जो भोजन है वह हमारे शरीर के मुख गुहिका द्वारा ग्रास नली से होते हुए आमाशय में प्रवेश कर पाता है। और साथ ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग बाहर से भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो स्वरूप होता है वो होता है बाबू जटिल रूप में। लेकिन पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उनका जो स्वरूप होता है उस सरल रूप में, वो पहले से जटिल नहीं रहता। पौधों की पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो बाबू सरल रूप में ही बनाया जाता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे माध्यम से भोजन को प्राप्त करते हैं तो वह बिल्कुल भी सरल रूप में प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह जटिल रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसे में बाबू, जब हम लोग उस भोजन को अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं तो हमारे शरीर के पाचन तंत्र से संबंधित जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं कि उस भोजन को जटिल से सरल स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं। जब यह भोजन अपने जटिल स्वरूप से सरल स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है तब जाकर बाबू परिवहन तंत्र की सहायता से उस भोजन से प्राप्त ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, या बोल सकते हैं कि उस भोजन का जो सरल स्वरूप है वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक विस्तृत हो जाता है। जब यह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तो श्वसन क्रिया के दौरान दोस्तों हमें उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो परिवहन तंत्र की व्यवस्था होती है वो काफी भिन्न होती है। तो बाबू, इस प्रकार से आप लोग ये जान पाए होंगे कि आखिर जंतुओं के परिवहन तंत्र की जो व्यवस्था है वो पौधों की अपेक्षा जटिल क्यों होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है इनके शरीर में उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों के वहन के लिए दो विभिन्न तंत्रों का विकास हुआ है जो निम्न है। बाबू, मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का आपके शरीर में पाचन तंत्र की सहायता से संपूर्णता पाचन होता है। जब आपके शरीर में भोजन का संपूर्णता पाचन हो जाता है तो उस स्थिति में इस भोजन का जो स्वरूप है वह दो रूपों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से जो पहला स्वरूप है वह कहलाता है उपयोगी के रूप में और जो दूसरा स्वरूप है वह कहलाता है अनुपयोगी के रूप में। तो बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर
आखिर हमारे शरीर से निष्कासन वाला जो पदार्थ है वो कौन कहलाता है? तो बाबू जाहिर सी बात है कि आपके शरीर से जिस पदार्थ का निष्कासन होता है वह पदार्थ अनुपयोगी ही होगा। यानी जिस पदार्थ का हमारे शरीर में कोई उपयोग ही नहीं है तो बाबू उन पदार्थों का जो निष्कासन है वो हमारे शरीर के निष्कासन अंगों द्वारा हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह समझ कर रखना कि आपके शरीर में निर्मित उपयोगी पदार्थों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है वही तंत्र कहलाता है परिसंचरण तंत्र। यथार्थ आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर के सभी कोशिकाओं तक उपयोगी पदार्थों के वहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिस परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे ही कहा जाता है परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनुपयोगी पदार्थ के लिए। तो बाबू अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं वो आपके शरीर के कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। तो आपके शरीर के सभी अंगों या सभी कोशिकाओं में निर्मित जो अनुपयोगी पदार्थ है उन्हें उन अंगों तक पहुंचाने के लिए जहां से उनका निष्कासन हो सके जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जिस वहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है वही कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। तो इस प्रकार से बाबू हमारे शरीर में उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों के वहन के लिए दो विभिन्न तंत्रों का विकास हुआ है जो कि परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र को। परिसंचरण तंत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि परिसंचरण जो अंग है वो क्या कहलाता है। तो बाबू सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है वे अंग जो उपयोगी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक तथा शरीर के विभिन्न भागों से अनुपयोगी पदार्थों को उस अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं जहां से उन्हें शरीर से बाहर फेंका जा सके उन्हें परिसंचरण अंग कहते हैं। ठीक है, यानी जिन अंगों की सहायता से हमारे शरीर के उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक होता है और हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में निर्मित होने वाले वर्ज्य पदार्थों का स्थानांतरण हमारे शरीर के उत्सर्जी अंगों तक होता है, उन्हीं अंगों को कहा जाता है परिसंचरण अंग। ठीक है, समझकर आप लोग रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग परिसंचरण तंत्र में। तो बाबू जो अंग आपके परिसंचरण में भाग ले रहे हैं ये अंग एक दूसरे से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करेंगे वही तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। तो देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले अंग जिस तंत्र का निर्माण करते हैं वह परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जिस प्रकार से बाबू जिन अंगों की सहायता से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और वे सभी अंग एक दूसरे के साथ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों के वहन के लिए जो भी अंग सहायक होते हैं वे सभी अंग मिलकर ही परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बाबू हम लोग यहाँ पर बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के भाग का कि आखिर परिसंचरण तंत्र के जो भाग है वो मुख्यतः कितने हैं। तो बाबू परिसंचरण तंत्र के जो भाग है यह मुख्य रूप से 3 है, जिसमें से पहला है हृदय, दूसरा है रक्तवाहिनियां और तीसरा है परिचालन माध्यम। तो दोस्तों हम लोग परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे हृदय के बारे में और हृदय में हम लोग जानेंगे क्या क्या। तो हृदय के बारे में हम लोग जानेंगे मानव हृदय के बाहरी रचना के बारे में, क्योंकि हम लोग जो परिसंचरण तंत्र है वो पढ़ रहे हैं मानवों का। ठीक है बाबू, इसलिए हम लोग इस परिसंचरण तंत्र के हृदय वाले भाग में पढ़ेंगे मानव हृदय की बाहरी रचना के बारे में, फिर पढ़ेंगे मानव हृदय की आंतरिक रचना के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हृदय के कार्य के बारे में और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हृदय में रक्त के बहाव के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे द्विप परिसंचरण के बारे में। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग दूसरे भाग में आएंगे जो कि रक्त वाहिनियां से संबंधित है। रक्त वाहिनियां में आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को जानना है धमनी, शिरा और केशिकाएं। तो बाबू आप लोग समझ कर रखिएगा कि जब हम लोग रक्त वाहिनियां में प्रवेश करेंगे तो उसमें हम लोगों को अध्ययन करना होगा धमनी, शिरा और केशिकाओं को। ठीक है, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा दूसरा भाग तब दोस्तों हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र के लास्ट भाग में जाएंगे जो कि परिचालन माध्यम से संबंधित है। ये जो बाबू माध्यम है यह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है जिसके जो घटक है वो मुख्यतः रक्त और लासिका है। अगर हम बात करें रक्त का तो बाबू जो रक्त है वह 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से जो पहला है
वो है प्लाज्मा और जो दूसरा है वो है रक्त कणिकाएं। यहाँ पर बाबू आप कण मत लीजिएगा, आप लोग यहाँ पर ले लीजिएगा घटक, ठीक है। यानी दो प्रकार के अवयवों या दो प्रकार के घटकों से मिलकर जो रक्त है वो बना हुआ है, जिसमें पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। तो बाबू इन दोनों में हम लोग रक्त कणिकाओं में पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, फिर पढ़ेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, और फिर पढ़ेंगे रक्त पटिकाणु के बारे में। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बाबू हम लोग चलेंगे किसमें, तो हम लोग चलेंगे लासिका में, ठीक है। यानी कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो इतने सारे से संबंधित है। इतना सारा कंप्लीट करने के बाद ही हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वो बाबू स्टार्ट होगा। किससे संबंधित है, तो वो स्टार्ट होगा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये जान पाए होंगे कि आखिर मानव परिसंचरण तंत्र में हमें क्या क्या जानना है। तो बाबू अगर आप लोग इसे उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जंतुओं में परिवहन से संबंधित जो चर्चा है उसे अच्छे से समझा है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।